आज हम पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन को पहले तो हम क्या करेंगे कि मतलब शॉर्ट रूप में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में प्रत्येक चीज़ की व्याख्या की जाएगी, ठीक है। अपनी जो किताब है, चाहे एसआई की ले लो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की ले लो, और चाहे व्याख्याता की ले लो, और चाहे 4444 रीट वाली ले लो, सभी में प्रत्येक बिंदु, व्याकरण से संबंधित जो प्रत्येक बिंदु है उसमें पहले चार्ट दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में। जैसे ये 4444 है, ठीक है ना, और इसी तरह से अपने एसआई की 10,000 भी है। इसमें ये देखेंगे आप, ये संधि है, ये संधि का इसमें क्या दिया गया है, पहले चार्ट दिया गया है, ठीक है ना। इस चार्ट के में ही चार्ट और उसके नीचे उसके जो विशेष नियम है वो दिए गए हैं, ठीक है ना। उसी में ही आपकी अधिकतर संधि के जितने नियम है वो सारे याद हो जाएंगे। इसी चार्ट में नियम भी है और इसी चार्ट में इसकी क्या है, विशेषताएं भी है, और अंत में विशेष नियम अलग से और दिए गए हैं। और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, व्याख्या भी है, सारांश भी है, व्याख्या भी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए, चाहे वो रीट है, पटवार है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, सभी प्रकार के प्रश्नों का संकलन है। अब ये समास देखो, आप समास देख सकते हैं। इस प्रकार समास का चार्ट दिया गया है, ठीक है। और समास का चार्ट इस प्रकार दिया गया है कि पूरी कहानी इसी में ही हो जाएगी। तो इस तरह से प्रत्येक बिंदु को पहले चार्ट के माध्यम से, फिर उसको विस्तार से, और उसके बाद उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, ये संज्ञा भी देख सकते हो। इसी तरह से सभी बिंदु जो है वो चार्ट के माध्यम से किए गए हैं। तो कहने से तात्पर्य ये है कि इसको जो जितने भी आपके बिंदु होंगे ना, चाहे रीट की ले लो, चाहे एसआई के ले लो, जितने आपके टॉपिक है, कहने का मतलब अगर 26 टॉपिक है, जैसे एसआई में 36 टॉपिक है और ये रीट में शायद 28 टॉपिक है, ठीक है ना। रीट में 28 टॉपिक है, गद्यांश पद्यांश को छोड़ दे तो, ठीक है। तो ये 29 टॉपिक टोटल, तो 29 टॉपिक है। तो आपका वही 27-28 पेज में ही, पेज पूरे लगेंगे नहीं किताब के, ये मानो कि आधे आधे पेज में चार्ट है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य अगर आप फोटोकॉपी करके अलग से पेज भी निकलवा लोगे ना, तो 36 टॉपिक है, 36 ऐसा ही में जैसे 36 है, तो आपका 18 पेज में काम निकल जाएगा, 18 पेज में सारे नियम याद हो जाएंगे। चलो चलते हैं व्यंजन में। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, बिना स्वरों की सहायता से इन्हें नहीं बोला जाता। जैसे इन्हें व्यंजन जो होता है, जब तक स्वर इसमें नहीं आता तब तक ये हल चिन्ह इसके नीचे लगा रहता है। एक बात का ध्यान रखना, मैं भी हमेशा ऐसे, क्योंकि हमें पढ़ाई ऐसा गया है, हम लोगों ने पढ़ाई ऐसा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं कि ये क्या लगा हुआ है, ये हलंत लगा हुआ है। तो बार बार आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या हलंत नहीं है, ये हल चिन्ह है। हलंत वो होता है, हलंत शब्दों को बोला जाता है जिन शब्दों के अंत में हल चिन्ह लगा होता है, उन्हें हलंत बोलते हैं, कि हलंत वाले शब्द, ठीक है ना। तो व्यंजन जो होता है उसमें हलंत लगा होता है। व्यंजन का जब उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर का प्रयोग होगा, तभी वो व्यंजन, जैसे क है तो क में जब ए का योग होगा तभी क का उच्चारण हो पाएगा। जैसे क ए, नहीं तो क, इस तरह से उसका ए का उच्चारण उसमें नहीं रहता है, उच्चारण हो ही नहीं पाता है। कहने का तात्पर्य ये है। उसी तरह से मात्रा लगती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, वैसे तो एक मात्रा मानी जाती है कि छंद के हिसाब से तो, ठीक है, और वैसे इसकी कोई मात्रा नहीं लगती है, मतलब कै में ए मिलते ही ये कै हो जाता है। लेकिन आ की 2 मात्रा हो जाती है, कै और आ का, ठीक है ना। तो ये इस तरह से की हो गया, ई लगा तो की हो गया, ये सारी मात्राएं होती हैं, ठीक है। प्रयत्न स्थान के आधार पे व्यंजन जो होता है इसके अलग अलग भेद किए गए हैं, ठीक है ना, विभाजन किए गए हैं। प्रयत्न स्थान या उच्चारण स्थान। प्रयत्न स्थान मतलब इसके उच्चारण में प्रयत्न कहाँ से किया जा रहा है या उच्चारण कहाँ से हो रहा है।
इसके आधार पर व्यंजनों के 8 भेद किए गए हैं कि प्रयत्न कहाँ से हो रहा है, गले से हो रहा है, ठीक है, मतलब कंठ से हो रहा है, या मुर्दा से हो रहा है, या तालु से हो रहा है, दांतों से हो रहा है, ओष्ठों से हो रहा है, कंठ और तालु दोनों से हो रहा है, कंठ और ओष्ठ दोनों से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है प्रयत्न, या उच्चारण कहाँ से हो रहा है, प्रयत्न कहाँ से हो रहा है या उच्चारण कहाँ से हो रहा है, इसके आधार पर इसके 8 भेद किए गए हैं। पहला जो भेद है, इसका जो भेद है वो बहुत ही वैज्ञानिक भेद है। वर्णों के जो भेद किए गए हैं, वर्णों का जो उच्चारण किया गया है, वर्णों का जो क्रम रखा गया है उच्चारण का, वो बहुत ही वैज्ञानिक है। सबसे पहले कंठ आता है, और सबसे पहले अपने कौन से आता है, कै वर्ग आता है। सबसे पहले हमारे उच्चारण की बात करें तो अंदर से हवा निकलती है तो सबसे पहले कंठ आ जाता है, तो उधर भी सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, कै वर्ग आ जाता है, कै वर्ग। तो ये हो गया कंठे, बाकी बातें भी बताएंगे, ठीक है ना। 2 नंबर पर हम बात करें तो 2 नंबर पर कंठ से थोड़ा आगे चल के आ जाता है तालु, जो गहरा खड्डा है अंदर, ठीक है ना, ऊपर तालु आ जाता है, ठीक है ना। तो जो तालु से उच्चारित होते हैं वो तालवे कहलाते हैं। 2 नंबर पर ये तालु चै वर्ग वाले, ठीक है ना। 3 नंबर पर हमारे मुर्दा आ जाता है, दांतों से पीछे का जो कठोर भाग है उसे मुर्दा बोलते हैं, तालु और दांतों के बीच का कठोर भाग। तो ये टै वर्ग, 3 नंबर पर टै वर्ग है और 3 नंबर पर मुर्दा है। 4 नंबर पर हमारे दांत आ जाते हैं, जिनका उच्चारण दांतों से होता है, तो वो हो जाते हैं दंते। तय वर्ग जो है दंते में। वैज्ञानिक क्रम है, जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे उच्चारण भी होता जाएगा, ठीक है ना। और उसी क्रम में रखा गया है कि ये कै वर्ग है, ये चै वर्ग है। उसके बाद आ जाते हैं ओष्ठ, दांतों के बाद ओष्ठ आ जाते हैं, तो ओष्ठ, ठीक है ना। अब मुंह से बाहर निकल के नाक पे आ जाते हैं, तो नासिके, जिन्हें हम पंचम वर्ण भी बोलते हैं, जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है। उसके बाद दंतोष्ठ्य, जिनका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, वो दंतोष्ठ्य। और अलिजीवा, इसके बाद अलिजीवा आते हैं। है जो है उसको अलिजीवा भी बोलते हैं। है के बहुत सारे नाम हैं, है के बहुत सारे नाम हैं। है जो है वो अलजीवा भी है, काकल्य भी है, कंठ्य भी है, वो महाप्राण भी है, वो घोष भी है, ठीक है ना। ये सारे काकल्य भी है, कंठ्य भी है, ठीक है ना, वो घोष भी है, वो महाप्राण भी है, और वो इसके साथ साथ अलजीवा भी है। ये हमें ध्यान रखना है। अब आता है कंठ्य, ये वर्ग है। कंठ्य वर्ग में क्या आता है, एक तो कै वर्ग आता है। कै वर्ग आप समझ रहे हो भी, कै वर्ग में कै, ख, ग, घ और ण, ये सारे के सारे कै वर्ग हो गया। कै वर्ग, कै वर्ग प्लस कै, ख, ग, अरबी फारसी। अरबी फारसी के जो कै, ख, ग आते हैं वो यहाँ आएंगे कंठे में। उसके साथ है भी यही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद है और उसके बाद विसर्ग, समझ गए। ये सभी कंठे में आएंगे। कै वर्ग, कै, ख, ग अरबी फारसी के, और है और विसर्ग, ये सभी क्या आएंगे, कंठे में आएंगे। विसर्ग भी कंठे में आएगा और है भी कंठे में आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है तालव्य। कंठे, जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठे बोलते हैं। स्वरों की बात करें तो स्वर कौन कौन से थे, ए और आ जो थे वो कंठे थे, याद होगा आपको। ए और आ जो थे वो कंठे स्वर माने जाते हैं। अब तालव्य, यहाँ आप व्यंजन पढ़ेंगे सिर्फ। तालव्य, जिनका उच्चारण जीभ के तालु को छूने से होता है। जीभ के अग्रभाग को तालु से छूकर जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो तालव्य कहलाता है। उसके अंदर चै वर्ग आता है और उसके अलावा आता है य और श। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। फिर आता है मूर्धन्य, जब दांत जो जीभ जो है, जीभ का अग्रभाग तालु और दांत के बीच के कठोर भाग मुर्दा को स्पर्श करता है, ठीक है ना। जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मुर्दा को स्पर्श करता है वे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। टै वर्ग जो है वो मूर्धन्य है, और मुर्दा क्या है, तालु और दांतों के बीच का कठोर भाग है, ठीक है। और उसके अलावा आ जाता है रै और श। उसके बाद आता है दंत्य, जब जीभ का अग्रभाग, जिन वर्णों का उच्चारण, ऐसा कहेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा दांतों को स्पर्श करने से होता है,
जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग द्वारा दांतों के को स्पर्श करने से होता है उन्हें दंत्य कहते हैं। और इसमें आता है तय वर्ग, और तय वर्ग के अलावा लय और स आता है। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में पै वर्ग आता है जिनका उच्चारण होठों के स्पर्श से होता है, ओष्ठ के स्पर्श से होता है, जैसे पै, फै, बै, भै और मैं। ठीक है ना, तो ओष्ठों के स्पर्श से होता है वो ओष्ठ्य पै वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। जिनका उच्चारण नाक से होता है, केवल नाक से, ये पंचम वर्ण भी होते हैं। जैसे ये जो होते हैं, एक बिंदी वाला भी ये रहता है कि जो पंचम वर्ण होता है इसके बिंदी यहां आती है साइड में, और जो अरबी फारसी का ड है उसके नीचे आती है, इसके यहां आती है। और ये जो नीचे बिंदी आती है ये बिंदी नहीं है, ये नुक्ता है। अरबी फारसी वालों में जो नुक्ते लगते हैं, जैसे ढ में लगता है, जैसे कै में लगता है, जैसे कै में ग में लगता है, जैसे ख में लगता है, जैसे जय में लगता है, जैसे फै में लगता है, जैसे वै में लगता है, ये अरबी फारसी के हैं। इनमें नीचे ये नुक्ते लगे होते हैं। नुक्ते की परंपरा जो है वो किसने शुरू की थी? वो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू की थी, कि अरबी फारसी के, नहीं तो ये अरबी फारसी वाले समझ में नहीं आते थे, तो इनके नुक्ता लगाने की जो परंपरा है वो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू की थी। नासिकिया जिनका नाक से उच्चारण होता है, जैसे अण, अणे, सॉरी ये, अणे, न, मैं, इनका उच्चारण नाक से होता है। दंतोष्ठ्य ये जो है ये वै और फै है, अरबी फारसी वाले वै और फै है, इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ। इनका दंतोष्ठ्य दांत और ओष्ठ दोनों से होता है। अलजीवा है। चय वर्ग को तालु वर्त से भी कहते हैं, ये विशेष बातें हैं। इसी तरह से चार्ट के माध्यम से न केवल शुरुआत में चार्ट है, अंदर भी इस तरह से छोटे छोटे विशेषताएं बताई गई हैं। भी किसी से संबंधित अगर किसी किताब में, किसी प्रमाणिक पुस्तक में कोई विशेष बात कही गई है तो उसको इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके दिखाया गया। चय वर्ग को तालु वर्तस्य भी कहते हैं। स, ज, न, ल इनको वर्तस्य भी कहते हैं। कुछ जगह स और न को कहते हैं, ठीक है ना, तो ये लेकिन स, ज, न, ल जो कामता प्रसाद है उसमें ये चारों बताया गया। स, ज, न, ल इनको वर्तस्य भी कहते हैं। स, न संस्कृत में दंत्य थे, हिंदी में वर्तस्य हो गए। वर्तस्य का अर्थ है मसूड़ा, जिनका उच्चारण मसूड़ों से होता है। चय वर्ग को तालु वर्त से भी कहते हैं। चय वर्ग को तालु वर्त से भी कहते हैं। अब इनके बहुत सारे नाम आगे आगे चलेंगे। जैसे चय वर्ग है तो चय वर्ग है वो अ घोष में भी, अ घोष स घोष में से दोनों में से किसी एक में आता है। उसके बाद अल्प प्राण महाप्राण में से किसी एक में आता है। उसके अलावा ये जैसे तालव्य व्यंजन है तो तालव्य के साथ साथ ये स्पर्श व्यंजनों में भी आता है। स्पर्श व्यंजनों में भी ये स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में आता है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा संघर्ष होता है इनके उच्चारण में। तो ये बहुत सारे नाम है जो लगातार हमें ध्यान रखने होंगे कि किस में कौन कौन आता है, और फिर इनको इकट्ठे भी पूछा जा सकता है, एक साथ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको बता दूं किस प्रकार पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम ले लें तालव्य, फिर हम ले लेते हैं स्पर्शी, फिर स्पर्श संघर्षी, फिर आ जाता है अघोष, फिर आ जाता है अल्प प्राण, ठीक है। अब ये बताइए व्यंजन है, इस तरह से आएगा तालव्य, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, अघोष, अल्प प्राण व्यंजन है। अब यहां आ जाएगा ए में य, ब में च, स में द, और द में र। अब बताओ कौन सा है? तो उत्तर क्या रहेगा हमारा? उत्तर रहेगा च। क्यों होएगा? क्योंकि च क्या है? तालव्य भी है। च क्या है? स्पर्शी भी है। स्पर्शी कौन कौन से होते हैं?
कै से मै तक के सभी वर्ण जो होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं या वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी, च को स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं। च ए घोष भी है। ए घोष में क्या होता है? पहला दूसरा। ए घोष में क्या होता है? पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। तो पहला है, इसका मतलब च वर्ग आ गया। अल्प प्राण में क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण में क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा होता है। पहला आ गया तो इसका मतलब ये अल्प प्राण भी है। अतः ये च जो है उपयुक्त सभी है। च जो है वो तालव्य भी है, स्पर्शी व्यंजन भी है, स्पर्श संघर्षी भी है, ए घोष भी है, अल्प प्राण भी है। ये सारे नाम इसके हैं। तो इसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि जैसे ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। च वर्ग को तालु वर्त से भी कहा जाता है। एक नाम अपने बोल दिया कि च वर्ग को तालु वर्त से भी कहा जाता है, विशेष रूप से याद रख लेना, ये मोस्ट है। अब देखो कि इनको तो हम जानते हैं कि आपके समस्या कोई नहीं है कि कंठे के अंदर कै वर्ग होता है, तालव्य में च वर्ग होता है, मूर्धन्य में ट वर्ग होता है, दंत्य में मूर्धन्य में ट वर्ग होता है, दंत्य में त वर्ग होता है, ओष्ठ्य में प वर्ग होता है, ठीक है ना। दंतोष्ठ्य में फ और व होता है, और उसके बाद दंतोष्ठ्य और उसके बाद आता है, क्या नाम रह गया, हाँ, नासिके। नासिके में पंचम वर्ण होते हैं, दंतोष्ठ्य में फ और व होता है, और अलजीवा है होता है। ये 8 प्रकार हो गए। ये तो आप याद रख लोगे किसी तरह से, ठीक है ना। लेकिन य र ल व श ये कहाँ आएंगे? य र ल व श स ये कहाँ आएंगे? तो इनका सीधा सा तरीका है, पहले आप सीधे ये लिख लीजिए। एक बार थोड़ा सा और आपका समय लूंगा मैं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले 1 नंबर पर आप क्या लिखोगे? कंठे। 2 नंबर पर आप क्या लिखोगे? तालव्य, अगर बिल्कुल समझे तालव्य। 3 नंबर पर आप क्या लिखोगे? मूर्धन्य। 4 नंबर पर आप क्या लिखोगे? दंत्य। 5 नंबर पर आप क्या लिखोगे? ओष्ठ्य। 6 नंबर पर आप क्या लिखोगे? नासिके। 7 नंबर पर आप क्या लिखोगे? दंतोष्ठ्य। 8 नंबर पर आप क्या लिखोगे? अलिजीवा, ठीक है ना। अब इनमें से एक चीज आप अच्छे से याद कर लोगे, क्या? कि कंठे में क्या है? कंठे में क्या है? कै वर्ग आता है। तालव्य में क्या है? च वर्ग आता है। मूर्धन्य में क्या है? ट वर्ग आता है। दंत्य में क्या है? त वर्ग आता है। ओष्ठ्य में क्या है? प वर्ग आता है। नासिके में क्या है? पंचम वर्ण आ जाएंगे सभी, समझ रहे हो ना। और दंतोष्ठ्य में क्या आ जाएगा? फ और व आ जाएंगे, ठीक है ना। अलजीवा में क्या आ जाएगा? है आ जाएगा। अब अपने पास बच गए य र ल व, य र ल व और श और स, ठीक है तो आ गया। ये फ व दूसरे हैं। अब यहां देखो, उनको भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पहले को खाली छोड़ दो। एक बार पहले को खाली छोड़ो, यहां से आओ। य र ल, ठीक है ना। य र और ल और व, ये लो, य र ल व, क्रम से चल गया ना। इसी क्रम से य र ल व इस तरह से लिख दो। य किस में आएगा? तालव्य में। र किस में आएगा? मूर्धन्य में। ल किस में आएगा? दंत्य में। व किस में आएगा? ओष्ठ्य में। य र ल और व लिख दिया। अब आप श पे आ जाओ। श और स, ये लो, खत्म हो गया। और चाहिए नहीं क्योंकि है तो यहां आ गया, हो गया ना। तो ये एक तरीका है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके से आपको आसानी से ये सभी के सभी आप ढूंढ पाओगे कि कौन सा कहां आता है, कि कौन सा कहां आ रहा है। इसी प्रकार आ गए। अब देख लो, आराम से हो गया ना। इसके अलावा शुंक्त व्यंजन होते हैं। कै और श से क्ष बनता है, जय और य से
जय बनता है, तय और रै से त्रय बनता है। अब देखो इसमें आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पहला जो है उसमें हलंत लगा होगा सभी में, ठीक है ना, और दूसरे में हलंत नहीं होगा। ये देख लो, हलंत का मतलब हल चिन्ह नहीं लगा होगा, पहले में हल चिन्ह लगा होगा, दूसरे में नहीं लगा होगा, और इसी तरीके से सभी बनेंगे। एक और रह गया पीछे श्रेय वाला, जिसमें क्या है श और रे और ये हो गया श्रेय। ये चार जो है संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या 4 मानी जाती है, ठीक है ना। क्षय, जय, त्रय और श्रेय, ये 4 जो है ये संयुक्त व्यंजन माने जाते हैं। तो ये क्या था, प्रयत्न स्थान या उच्चारण स्थान के आधार पर भेद थी। प्रयत्न स्थान कि किस स्थान से वर्ण का उच्चारण हो रहा है, व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, किस स्थान से व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, मतलब किस स्थान से प्रयत्न किया जा रहा है या किस स्थान से उच्चारण हो रहा है, प्रयत्न स्थान के आधार पर या उच्चारण स्थान के आधार पर। ये भेद कौन से थे, प्रयत्न स्थान के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। अब आते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर और उच्चारण विधि के आधार पर। विधि कौन सी है, प्रयत्न विधि के आधार पर और उच्चारण विधि के आधार पर, यह याद रखना है आपने। प्रयत्न विधि के आधार पर और उच्चारण विधि के आधार पर। एक नंबर पर आता है स्पर्शी या सपृष्ठ। एक ही बात होती है, कै से मैं तक के सभी व्यंजन जो है वो स्पर्शी व्यंजन या स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं। कै से मैं तक के सभी व्यंजन जो है स्पर्शी व्यंजन या स्पष्ट व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में, ठीक है ना, उनके उच्चारण में वायु कहीं न कहीं स्पर्श होते हुए रुककर फिर बाहर आती है, इसलिए उन्हें स्पर्शी या स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन, इन्हें कहा जाता है संघर्षी व्यंजन। 2 नंबर पर आता है संघर्षी, तो इन्हें संघर्षी भी कहा, संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, श है और ख ज फ, ये संघर्षी व्यंजन है। श है और ख ज फ, ख ज फ है या नहीं, ठीक है, ठीक है ना। संघर्षी व्यंजन, इनके उच्चारण में वायु में अधिक संघर्ष होता है, जैसे श और स, ठीक है ना, तो इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब है देखो, है का एक नाम और आ गया। है के कौन कौन से नाम है जो व्यंजन है, इस तरह से अलग अलग निकाल के याद करो। वैसे तो आप मेरी क्लास लेंगे तो मैं यहाँ भी आपको विस्तार से करवा रहा हूँ, उसके बाद जब मैं प्रश्नोत्तर करवाऊंगा तब भी मैं इनको फिर वहाँ रट्टा मरवाऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। जैसे है, ये है हमारा है, तो है क्या है के कितने नाम है सबसे पहले क्या है हमारे पास, कंठ है। फिर है क्या है, काकल्य है, ठीक है ना। फिर है क्या है, अलिजीवा है। फिर है क्या है, फिर है संघर्षी है। फिर है क्या है, घोष है। फिर है क्या है, महाप्राण है। इतने नाम, एक दो नाम और मिल जाएंगे शायद इसके, ठीक है ना, एक आधा नाम हो सकता है मैं भूल रहा हूं। कंठ्य भी है काकल्य भी है को अलजीवा भी कहा जाता है को संघर्षी भी कहा जाता है को घोष भी कहा जाता है को महाप्राण भी कहा जाता है का एक तरीका, ये महाप्राण अल्प प्राण आएंगे तब मैं उसको और ट्रिक से समझाऊंगा। है की एक खासियत रखना, अल्प प्राण महाप्राण में एक समस्या रहती है कि है कहाँ आएगा। अल्प प्राण महाप्राण की सबसे बड़ी समस्या यही है कि है कहाँ आएगा। तो आप मैं आगे और बता दूंगा। वैसे तो है कि ये समस्या है कि जहाँ ए शुरू होएगा, अल्प प्राण में ए होता है तो वहाँ है नहीं आएगा, ए घोष में ए से शुरू होता है तो वहाँ है नहीं आएगा, ठीक है ना। ए वाले में है नहीं आएगा, ये आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है स्पर्श संघर्षी। चय वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है।
ये अब च वर्ग जो है ये स्पर्शी भी है और स्पर्श संघर्षी भी माना जाता है, ठीक है ना। ये स्पर्शी व्यंजन भी है और स्पर्श संघर्षी भी माना जाता है च वर्ग को। नासिके व्यंजन, ये पंचम वर्ण जो है ये नासिके व्यंजन माने जाते हैं। पार्श्विक व्यंजन, लय को पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। लय को क्या माना जाता है? पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। क्यों माना जाता है पार्श्विक? क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों बगल से बाहर निकलती है। जीभ की दोनों पार्श्व मतलब बगल, दोनों बगलों से बाहर निकल जाती है, इसलिए लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है और बहुत बार पूछा जा चुका है। आज मैं अभी वो तैयार कर रहा था, वर्ण तैयार किए थे 10,000 के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको एक बार फिर से तैयार कर रहा था। तो वैसे तो अभी ये वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी वर्ण पढ़ा ही रहा था और 10,000 वाली किताब तैयार कर रहा था, 1-2 दिन में आ जाएगी। तो उसमें मैं वर्ण पढ़ रहा था, तो उसमें आज तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी प्रश्न वर्णों से संबंधित आए हुए हैं सभी उसमें दिए गए हैं। तो उनको मैं चेक कर रहा था, तो उसमें देख रहा था कि बार बार लय को पूछा गया है, बार बार रय को पूछा गया है, बार बार उत्क्षिप्त व्यंजन पूछे गए हैं और बार बार जो है स्पर्श संघर्षी पूछे गए हैं, बार बार संघर्षी पूछा गया है, बार बार है पूछा गया है, ठीक है ना। तो इनके बारे में आपको इस तरह से ध्यान होना चाहिए क्योंकि वर्णों से संबंधित बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। प्रकंपित व्यंजन, रय को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं और प्रकंपित व्यंजन के अलावा इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लुंठित व्यंजन? प्रकंपित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में रय, जीभ में एक प्रकार का कंपन होता है। रय को प्रकंपित व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि रय के उच्चारण में जीभ में एक प्रकार का कंपन होता है, ठीक है ना। और दूसरा उसको लुंठित कहते हैं कि जीभ इसमें लुंठित सी होती नजर आती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं रय के लिए। उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ जो है, ड और ढ जो है ये जो है लुंठ उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनको द्विगुण भी कहता है, इनको द्विस्पष्ट भी कहते हैं, इनको ताड़न जात भी कहते हैं, ठीक है ना। इनको द्विगुण भी कहते हैं, इनको द्विस्पष्ट भी कहते हैं, इनको ताड़न जात भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब है कि जीभ जो है वो कठोर तालु को झटके के साथ छूकर निकलती है। जीभ जो होती है झटके के साथ छूकर निकलती है, कठोर तालु को झटके से छूकर उच्चारण करती है इसका, तो इसलिए उत्क्षिप्त कहा जाता है। ताड़न जात, इसमें जीभ को ताड़ा जाता है, थोड़ा सा दबाव लगता है जीभ पर, प्रताड़ित किया जाता है एक प्रकार का, इसलिए इसको ताड़न जात भी। द्विस्पष्ट, क्योंकि जीभ का 2 बार स्पष्ट होता है, ठीक है ना, तालु से होता हुआ मुर्दा तक जाता है और फिर झटके के साथ जीभ को छोड़ा जाता है, इसलिए इनको द्विस्पष्ट भी कहा जाता है। संघर्षहीन, जिनमें किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता, यह और वह को संघर्षहीन कहा जाता है। इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है यह और वह को, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों और व्यंजनों के बीच का समय लगता है, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। इष्ट स्पर्श, इनमें जो है जीभ का जो स्पर्श है, वायु को उच्चारण करते समय जीभ का स्पर्श जो है वो बहुत कम होता है। संघर्षहीन, ये संघर्षहीन भी है। ये सप्रवाह है, सप्रवाह इसलिए कि इनमें अन्य व्यंजनों के मुकाबले प्रवाह जो है वो अधिक रहता है। जैसे स्वर होते हैं वो निर्बाध होते हैं, स्वरों के उच्चारण में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। जैसे व्यंजनों के उच्चारण में बाधा आती है, कहीं न कहीं वायु के उच्चारण में बाधा आती है, उसी से व्यंजनों का उच्चारण होता है, लेकिन स्वर जो होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है, तो इनमें भी बाधा कम आती है व्यंजनों के मुकाबले, अन्य व्यंजनों के मुकाबले, ठीक है ना। इसलिए इनको इस स्वर भी कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं, और सप्रवाह, इनका प्रवाह अन्य व्यंजनों के मुकाबले थोड़ा आसान रहता है, इसलिए इनको सप्रवाह भी कहते हैं, याद रख लेना। अब व्यंजनों का जो प्रकार है वो श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर कौन सा रहेगा? तीसरा प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण। श्वास वायु के आधार पर कौन से है? अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की बात करें तो 1, 3, 5 और य र ल व ये होते हैं 19, ठीक है ना। स्वर भी सभी अल्प प्राण में ही आते हैं, टोटल हो गए 30। महाप्राण दूसरा, चौथा, श, श, स और है, टोटल 14। 30 और 14 कुल कितने हो गए? 44 हो गए, कोई समस्या नहीं है। फिर आता है स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर।
विश्वास वायु के आधार पर। अल्प प्राण जिनमें वायु की मात्रा कम, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती है मुंह से, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। उसी तरह स्वर तंत्रियों की स्थिति, जिनमें जिन वर्ण व्यंजनों के उच्चारण में, ठीक है ना, स्वर तंत्रियों में कंपन कम होता है उन्हें अघोष कहते हैं। घोष मतलब ध्वनि जो होती है वो कम निकलती है तो उन्हें अघोष कहते हैं। और घोष जिनमें ध्वनि अधिक निकलती है उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। अघोष की बात करें तो पहला, दूसरा, श, श, श और बराबर 13, तो ये 13 होते हैं। स घोष की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और है, ठीक है ना, और प्लस स्वर, तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 31 और 13, ये हो गए 31 और 13 44। टोटल कितने हो गए? 44 व्यंजन हो गए। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें? ठीक है, इसको कैसे याद करें, इसको मैं करवा देता हूं। अभी एक ट्रिक ये आपके सामने पड़ी है, दूसरी बेताब है आपसे मिलने के लिए। सबसे पहले लो कि हमारे पास क्या है, 4 नाम है। एक है अल्प प्राण, एक है महाप्राण, एक है अघोष और एक है सघोष। अब पहल किसकी होती है? पहल होती है बड़ों की। पहल किसकी होती है? पहल हमेशा होती है बड़ों की। तो सबसे पहले बड़े लीजिए, अल्प प्राण, और महाप्राण। इनमें वर्णों की संख्या ज्यादा है इसलिए अल्प प्राण और फिर महाप्राण। ठीक है ना। फिर आप ले लीजिए 3 नंबर पर अघोष और फिर आ जाएगा घोष या सघोष। लिख लिया। इसी तरीके से लिखना है कि सबसे पहले बड़ा है, वर्ण किसमें? अल्प प्राण में ज्यादा है अघोष से और सघोष से, इसलिए अल्प प्राण पहले आएगा और अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। इस क्रम में याद रह जाएगा ना भी, ज्यादा जिसमें वर्ण है उसको पहले लिख लो। लिख लिया। अब आगे की कहानी सुनाता हूं। आगे क्या रहेगा कि अल्प प्राण ऐ से शुरू हुआ है, अघोष भी ऐ से शुरू है। आपको एक बात याद रखनी होगी कि एक में तो पहला दूसरा है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और एक में है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। समझ गए? एक में क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। एक में क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। अब देखो एक में क्या आ रहा है? 1 और 2, और एक में क्या आ रहा है? 1, 3, 5। ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा किस में आएंगे? ज्यादा वाले में। तो यहां रखो 1, 3, 5। समझ गए? 1, 3, 5 का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहले का मतलब च, ठीक मतलब कै, ठीक है ना, कै, च, टे, ते और पै। तीसरे का मतलब गे, जे, डे, बे और रह गया द। ठीक है ना, ये तीसरा। और पांचवें द। और पांचवें की बात करें तो पांचवें सभी जो पंचम आ जाता है, अणय आ जाता है, ये आ जाता है, अणय आ जाएगा और फिर न आ जाएगा और फिर मैं आ जाएगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा इसमें आएगा। तो इसमें क्या आएगा? पहला और दूसरा। अब ये बात ध्यान रखना कि ए है, ए है, ए वाले में आएगा पक्का एक, पहला है जो वो ए में ही आएगा। इधर देखो 1 नंबर और इसमें भी 1 नंबर ए है। क्यों? क्योंकि ए लगा हुआ है, इसलिए पहला, तीसरा, पांचवा और पहला और दूसरा ए लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही होगी
क्या लगा हुआ है, ए, इसलिए याद रखना है कि ए वाले में एक से शुरू होगा, जिसके आगे ए लगा है वो ए से शुरू होगा, एक से शुरू होगा, एक से शुरू होगा, ये तो याद हो गया। लेकिन अब दो चीजें हमारे पास, एक है 1 3 5 और एक है 1 और 2, तो 1 3 5 किस में लगाएंगे, बड़े में 1 3 5 लगाएंगे, छोटे में 1 और 2 लगाएंगे, ये कहानी होगी। अब बच्चे हुए इसमें लिख लो, 1 3 5 हो गया, तो महाप्राण में क्या रहेगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। सह घोष में क्या रहेगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा। ये तो कै से मैं तक के वर्ग आ गए, कहां से, कै से मैं तक के। अब हमारे समस्या आ रही है य रे ले व श श स और है, इनको कहां सेट किया जाए, ये कैसे आएंगे। तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि है जो है वो किसी भी स्थिति में ए वाले में नहीं आएगा, है जो है वो किसी भी स्थिति में ए वाले में नहीं आएगी, ये याद रख लेना। अब अपने य रे ले व और श तक रखते हैं। अब अल्प प्राण पहले आया है तो पहले वाले में ही पहला शुरू होगा, इसी में क्या आएगा, य रे ले व, कोई समस्या नहीं है, य रे ले और व हो गया। अब इसमें य रे ले व आ गया पहले, तो इसमें क्या आएगा, इसमें उसका अपोजिट आएगा। पीछे क्या बचा है, पीछे बचा है श और स, हो गया। इसमें क्या आएगा, य रे ले और व आएगा, क्योंकि उसी क्रम से चल रहे हैं ना। शुरू में कहा मैं के बाद कहां से शुरू करोगे, यह से शुरू करोगे, तो सबसे पहले यही लिखो ना। कहानी सिर्फ यही है, अल्प प्राण महाप्राण है घोष है घोष लिख दिया ना, तो बस इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्या है, यह रे ले व, मैं तक अपने कर लिया, मैं के बाद कहां से शुरू करेंगे, यह रे ले व से करेंगे, तो पहले यह रे ले व। अब यहां यह रे ले व लिख दिया, तो पीछे क्या बचे, श स और स बच गए। अब वापस आ जाओ, अब देख लो, यहां यह रे ले व आ गया, तो पीछे क्या बचे हैं, श और स, और यहां क्या बच गए, य रे ले और व। अब रही बात है कि है जो है वो जिसमें ए है उसमें है नहीं आएगा। अल्प प्राण में ए है तो है यहां किस में आएगा, यहां महाप्राण में। ए घोष में ए है तो कहां आएगा, यहां आएगा है। एक बार है स के साथ आएगा, एक बार ये रे ले व के साथ आएगा। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार देख लूं, कहीं कोई गलती ना हो जाए भैया, मैं इंसान सॉरी, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि याद हो गया होगा। अब देखो इतना सा याद करना है, इतना आसान करवा दिया भैया। अगर अब भी आपके पल्ले ना पड़े तो फिर अब मैं तो क्या कर सकूँ, मेरे तो इतनी बस की बात है। वो उसका कई दिन और पढ़ूंगा तो गड़की और की ढंगो याद हो जाए तो कोई तरीको, पर यूँ आसान मन लगे को नहीं भी बिल्कुल। अब करना क्या है, कुछ भी तो नहीं बचाना, कितना आसानी से करवा दिया। मतलब कुछ भी कन्फ्यूजिंग नहीं है, बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी। सबसे मुश्किल यही है, स्वर में भी ऐसे ही याद करवाया था, ये यहाँ भी ऐसे ही है, और सारी व्याकरण ऐसे ही करवा दूंगा, ठीक है। याद रखोगे कि ओके करवा दियो गुरु जी। भोलानाथ तिवारी के अनुसार, अब देखो भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। भोलानाथ तिवारी जी क्या कह रहे हैं कि य रे ले व अंतस्थ व्यंजन है, कोई समस्या नहीं है। हमें भी ध्यान है कि य रे ले व अंतस्थ व्यंजन है, और य और व ये इसलिए लिखा है क्योंकि जस्ट इससे पीछे मैं आपको ये भी पढ़ा के आया हूं कि य और व जो है वो अर्ध स्वर है, वो इष्ट स्पर्श स्वर है, वो स प्रवाह है, ठीक है ना। और उसके बारे में एक दो नाम और भी थे ना, है को स्वर यंत्रमुखी व्यंजन भी कहा जाता है। ये लो एक नाम और आ गया भैया, है को क्या कहा जाता है, स्वर यंत्रमुखी भी कहा जाता है। अपने इधर ले लेते हैं, इधर वाला तो क्या मिट जाता है, क्या था, ये है हमारा है, ये है हमारा है। तो है को सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे है को कंठे, ठीक है ना। उसके बाद है को हम क्या कहेंगे,
काकल्य। कै वर्ग और है जो है ये काकल्य में आता है। उसके बाद हम है को क्या कहेंगे, अलिजीवा। उसके बाद हम है को क्या कहेंगे, स्वर यंत्र मुखी। उसके बाद है को हम क्या कहेंगे, महाप्राण। उसके बाद है को हम क्या कहेंगे, घोष या सघोष। ठीक है ना। और कोई नाम भी है क्या इसका, और नाम निकल गए, याद है था ना, तो याद हो सी थे तो पढ़े हुए दिमाग में निकल गए। कंठ्य, काकल्य, अलिजीवा, स्वर यंत्रमुखी, महाप्राण, घोष। चलो कोई बात नहीं, और नाम याद आ जाएगा तो बता देंगे। ये नाम है इसकी। है तथा विसर्ग का कंठ के थोड़ा नीचे काकल्य से उच्चारित किया जाता है तथा विसर्ग को, है को क्या कहा जाता है, स्वर यंत्रमुखी भी कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है तथा विसर्ग को कंठ के थोड़ा नीचे काकल से उच्चारित किया जाता है, इसलिए इन्हें काकल्य व्यंजन कहा जाता है। अब ये भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि है तथा विसर्ग को, इसके अलावा कै वर्ग को भी काकल्य व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा कै वर्ग को कोमल तालव्य भी कहा जाता है, कै वर्ग को कोमल तालव्य भी कहा जाता है। कै, ख, ग अरबी फारसी को कंठ्य कहा जाता है। अपने पढ़ के आए हैं, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे कि बात जो है प्रमाणिक पुस्तकों से हो रही है। ठीक है ना, समझ गए। कै, ख, ग और घ और अड़े को कोमल तालव्य भी कहा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि भोलानाथ तिवारी में पूछा गया है। और कै, ख, ग, अड़े को अपने वैसे किस में लेते हैं, वैसे तो अपने कंठे में लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन कोमल, क्योंकि तालव्य जो दूसरे हैं, तालव्य वाले च वर्ग है, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, उसको स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे नाम रहते हैं। और कै, ख, ग अरबी फारसी को कंठे कहा जाता है, ये तो ठीक है। कै, ख, ग को कंठे कौन कौन से होते हैं, कंठे में पूरा कै वर्ग रहते हैं। और अरबी फारसी के कै, ग, कै, ख, ग अरबी फारसी वाले है भी कंठे रहता है, विसर्ग भी कंठे में रहता है, और ए और आ भी कंठे में आते हैं। ध्यान होगा आपको, कोई समस्या नहीं है। व्यंजन, अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से किसी न किसी भाग से घर्षण करते हुए निकलती है तथा जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, जिन्हें केवल स्वरों की सहायता से बोला जा सकता है, व्यंजन कहलाते हैं। कोई समस्या नहीं है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से किसी न किसी भाग से घर्षण करते हुए निकलती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख से किसी न किसी भाग से घर्षण करते हुए निकलती है तथा जिनका स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, जिन्हें केवल स्वरों की सहायता से ही बोला जा सकता है, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात वे जिन्हें किसी की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन का अर्थ है वी, व्यंजन जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, वी धन अंजन। वी का अर्थ होता है विशेषता, और अंजन जो है वो अज धातु से बना है, जिसका अर्थ है गत्यर्थक री धातु। अज जो है वो गत्यर्थक री धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि गति करना। अब गति से तात्पर्य है कि गति किसके विशेषता से होती है, तो ये जो व्यंजन होते हैं ये गति करते हैं, लेकिन किसकी सहायता से, स्वर की सहायता से। ठीक है ना, वी का अर्थ है विशेषता, विशेषता का अर्थ है स्वर। ठीक है ना, तो विशेषता स्वर की सहायता से ये गति करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न स्थान के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर। एक तो प्रयत्न स्थान के आधार पर कि कहाँ से प्रयत्न किया जाता है, और एक प्रयत्न की विधि कि किस प्रकार का प्रयत्न किया जाता है। प्रयत्न स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो सबसे पहला आता है कंठ्य व्यंजन। कै वर्ग, कै, ख, ग और है विसर्ग कंठ्य व्यंजन है, याद रह जाएगा। कै वर्ग, कै, ख, ग है और विसर्ग कंठ्य व्यंजन है तथा इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कै, ख और ग ध्वनियाँ अरबी और फारसी के शब्दों में प्रयुक्त होती है, कोई समस्या नहीं है। इनके बारे में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। फिर आता है तालव्य व्यंजन। तालव्य की बात करें तो इसमें क्या आता है, तालव्य व्यंजन में आता है च वर्ग, उसके अलावा य और श तालव्य व्यंजन है। च वर्ग, य और श जो है तालव्य व्यंजन है, बात कर चुके हम। इनका उच्चारण स्थान तालु है। इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग
उठकर ऊपर के दांतों के मसूड़ों के ऊपर, ऊपर के दांतों के मसूड़ों के ऊपर तालू को स्पर्श करता है, या सीधा ही मान लो जीभ का अगला भाग उठकर तालू को स्पर्श करता है। इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग उठकर तालु को स्पर्श करता है, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन, ये अक्षरों के बारे में बता देना भैया कि साफ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, छोटे बड़े हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मूर्धन्य व्यंजन, ट वर्ग, मूर्धन्य व्यंजन ट वर्ग, ड और ढ ये मूर्धन्य में आते हैं। ये तो ट वर्ग है, इसमें तो पूरा ट आ जाएगा। ये ड और ढ ये अरबी फारसी वाले हैं जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। ये र और री, र और री ये भी मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। र और री ये भी मूर्धन्य व्यंजन आते हैं तथा इनका उच्चारण स्थान मुर्दा है। इनका उच्चारण जीभ के अग्र भाग द्वारा तालु के मध्य वाले कठोर भाग को स्पर्श करता है। समझ गए कि जीभ का जो अग्र भाग है वो दांतों और तालु के बीच का जो कठोर भाग है जिसे मुर्दा कहा जाता है उसका स्पर्श करता है। ये मैं बता चुका पहले। दंत्य व्यंजन, इसमें त वर्ग आता है। जो जीभ के ऊपरी भाग द्वारा दांतों को, अग्र भाग जो दांतों को जब स्पर्श करता है, करने से उच्चारित होते हैं, वो दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ्य व्यंजन 5 नंबर पर है हमारे पास ओष्ठ्य व्यंजन। इसमें प वर्ग आता है, एक तो पूरा प वर्ग, ठीक है ना। उसके अलावा व, म है, ये ओष्ठ्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। वैसे मैं है बोल रखा है, ये कुछ किताबों में प्रमाणिक पुस्तकों में दे रखा है इसलिए मैंने दे दिया। अगर पूछा जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको यहीं छोड़ देना। ये दोनों ओष्ठों को मिलाने पर बोले जाते हैं इसलिए इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। दंतोष्ठ्य व्यंजन जिनका उच्चारण दांतों और ओष्ठों दोनों के सहयोग से होता है उन्हें दंतोष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। व तथा फ, अरबी फारसी के व तथा फ है, ये दंतोष्ठ्य व्यंजन है। दंतोष्ठ्य ऊपर के दांत एवं नीचे के होठ के मिलने से फ, इस तरह से फ और व, ठीक है, होता है। फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में फ का फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में होता है तथा व्यय व्यंजन अंग्रेजी के शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे फेल और फायदा और वैल्यू, फेल, फायदा और वैल्यू। नासिकीय व्यंजन, ये पंचम वर्ण जो होते हैं नासिकीय व्यंजन होते हैं, इनका उच्चारण नाक से होता है इसलिए इन्हें नासिकीय व्यंजन कहा जाता है, इसलिए इन्हें नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। फिर आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसमें क्या रहता है, ड एवं ढ, ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है अरबी फारसी वाले, इनका उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर, क्या है, जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ, जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ कुछ दूर तक छूकर किया जाता है। ठीक है ना। ड एवं ढ का व्यंजन का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु को झटके के साथ कुछ दूर तक छूकर किया जाता है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विस्पृष्ट या ताड़न जात भी कहा जाता है। द्विस्पृष्ट, द्विस्पृष्ट, ठीक है ना, द्विस्पृष्ट। इन व्यंजनों का उच्चारण हिंदी की अपनी विशेषता है, अतः इनका प्रयोग, अब जो ड और ढ है इनको याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता। इनका प्रयोग जो अंग्रेजी से आए हुए शब्द जैसे रेडियो, बॉडी, रोड, बोर्ड आदि में नहीं करना चाहिए। रोड यहां लगेगा, इसकी बिंदी रोड में बिंदी लगेगी नहीं, रोड, ठीक है ना। अंग्रेजी से आए हुए शब्द जैसे रेडियो, बॉडी, रोड, बोर्ड आदि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ड है ये वो ड नहीं है, ये अपने हिंदी वाला ड है,
ये अरबी फारसी वाला नहीं है। अंग्रेजी से आए हुए शब्दों में अपने हिंदी वाले शब्द का ही प्रयोग करते हैं। शुक्त व्यंजन की स्थिति में होने पर भी, जहाँ शुक्त व्यंजन आ रहे हैं जैसे गड्डी है, बुड्ढा है, तो यहाँ भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे डे है और ये, ठीक है ना, ये हलंत नहीं लगेगा, ये ध्यान, ये वो नुक्ता नहीं लगेगा, यहाँ लगा रखा। वैसे गड्डी और बुड्ढा, यहाँ इस प्रकार के शब्दों में जहाँ, क्योंकि शुक्त व्यंजन की स्थिति किस में होती है, सिर्फ हिंदी में ही है, इसलिए यहाँ अरबी फारसी वाले प्रयोग नहीं करेंगे। उपसर्ग के बाद आने पर, यदि उपसर्ग के बाद आता है, ठीक है ना, डैड है, तो भी इनका प्रयोग नहीं कर सकते, अपनी विशेषता। अतः इनका प्रयोग निडर, सुडोल, इनमें डैड है का उच्चारण नहीं होता है। मतलब इन शब्दों में इनका उच्चारण नहीं कर, अरबी फारसी वाले यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ डे और डे जो है वो हिंदी वाले प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अरबी फारसी वाले नहीं करेंगे, यहाँ हिंदी वाले प्रयोग करेंगे। किनमें? या तो रेडियो, बॉडी, रोड, बोर्ड आदि में नहीं करना है। अंग्रेजी से आए हुए शब्द, अंग्रेजी का कोई शब्द है जिसमें डे या ढे का प्रयोग हो रहा है तो उसमें हिंदी वाले करेंगे, अरबी फारसी के नुक्ते वाले नहीं करेंगे। और शुक्त व्यंजन, कहीं भी व्यंजन इकट्ठे आते हैं, डे और ढे कहीं इकट्ठे आते हैं, तो वहाँ भी हिंदी वाले प्रयोग करेंगे, अरबी फारसी वाले नहीं करेंगे। कहीं उपसर्ग के बाद डे और ढे आते हैं तो भी अपने को क्या करना है कि हिंदी वाले प्रयोग करना है, डे और ढे, अरबी फारसी वाले नहीं करने। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, रै के उच्चारण में सांस जीभ से टकराकर लुढ़कती सी लगती है, इसलिए रै को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। रै के उच्चारण में सांस जीभ से टकराकर लुढ़कती सी लगती है, इसलिए रै को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। और प्रकंपन, जीभ में या सांस में कंपन पैदा होता है, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। इष्ट, इष्ट का मतलब होता है तनिक, तनिक स्पष्ट व्यंजन। यह वह के उच्चारण में मुंह में क्रमशः, यह और वह के उच्चारण में मुंह में क्रमशः जीभ, तालु तथा ओष्ठ का स्पर्श क्षणिक और कम होता है। जीभ, तालु तथा ओष्ठ का स्पर्श जो है वो क्षणिक और कम होता है, इसलिए इन्हें इष्ट स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। यह, रै, लै तथा वह का उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच का है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। यह, रै, लै, वह, भोलानाथ तिवारी ने भी इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा है, हम पढ़ कर आए हैं। यह, रै, लै तथा वह, यह, रै, लै तथा वह का उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच के होता है, स्वर एवं व्यंजन के बीच के होता है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक की व्यंजन करें तो लय को क्या है, लय के उच्चारण में श्वास जीभ के दोनों पासों बगल से गुजरती है, ठीक है ना। लय के उच्चारण में श्वास जीभ के दोनों पार्श्वों बगल से निकलती है, इसलिए यह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। संघर्षी व्यंजन, श और स और है के उच्चारण में मुख के अंगों के परस्पर निकट आने से वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा हवा घर्षण के साथ निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। थोड़ा सा बड़ा कर दिया, आसान हो जाएगा आपके लिए और, ठीक है ना। संघर्षी व्यंजन, श, स और है के उच्चारण में मुख अंगों के परस्पर निकट आने से वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा हवा घर्षण संघर्ष के साथ निकलती है, इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनके बोलने में श्वास घर्षण के साथ निकलती है और गर्म उष्म सी हो जाती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। उष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन, ठीक है ना, उष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। आ गया एक बंदा और, क्या कहा जाता है इसे, है को उष्म व्यंजन भी कहा जाता है और है को संघर्षी भी कहा जाता है। इसी प्रकार सभी के नाम है अलग अलग, प्रत्येक वर्ण के बहुत से नाम आपको इस तरह से मिल जाएंगे। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अपने है की है, बाकी सभी की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। है को संघर्षी तथा उष्म व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, हिंदी में
4 संयुक्त व्यंजन है, क्ष, क और श, त्र, त और र, ग, ज और य, ज और य। अब उच्चारण की दृष्टि से प्राय ग को जो है ग और य भी बोला जाता है कुछ जगह। फिर आता है श्र, श और र। ये संयुक्त व्यंजन है जिनके लिए एक अलग लिपि चिन्ह निर्धारित है। इतना ध्यान रखना है कि पहला जो होगा वो हलंत वाला होगा, ठीक है ना। अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। 1, 3, 5 य र ल व 19, 1, 3, 5 और य र ल व, ठीक है ना। उसके बाद आता है 19 क्यों है वो बता दूं। एक का मतलब है पांचों के 5, 5 और 5, 5 दिए 15, क्योंकि 1 5 हो गए ना, क, च, ट, त और प 5 हो गए। 3 नंबर भी 5 ही होते हैं, वो ग है, बाकी आपको ध्यान ही है, ठीक है ना। 5, 5, 15, 15 और 4 19, ठीक है ना, याद रख लें। महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। दूसरा, चौथा, श, श और स और है, ठीक है ना, क्योंकि है कभी ए में नहीं आता इसलिए यहां आएगा। अघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता या कम होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। पहला, दूसरा, श, टोटल 13। और अल्प प्राण महाप्राण में से स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण में आते हैं और इधर सघोष या घोष में आते हैं, ठीक है ना। सघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उनको सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व है, टोटल 20 और प्लस स्वर 11 स्वर और टोटल हो गए 31, 31 और 13 ये हो गए, टोटल हो गए 44। तो कुल वर्णों की स्वरों की संख्या कितनी है। मूल स्वर जो है वो कितने हैं, 11 है। मूल व्यंजन जो है वो कितने हैं, 33 है। और मूल वर्ण जो है वो कितने हैं, 44 है, दोनों को मिलाकर, ठीक है। सभी स्वर सघोष होते हैं, याद रख लेना। सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं और साथ में अल्प प्राण होते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। फारसी में वर्ण को अलिफ कहते हैं, फारसी में वर्ण को अलिफ कहते हैं। अंग्रेजी में वर्ण को ए कहते हैं। यूनानी में वर्ण को डेल्टा कहते हैं। संस्कृत में वर्ण को हल कहते हैं और संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं। वर्ण को हल कहते हैं और स्वर को अच कहते हैं। ठीक है ना। संस्कृत में वर्ण को हल कहते हैं और संस्कृत में स्वर को अच कहते हैं। संस्कृत के वे स्वर जिनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता, री और लरी, ठीक है ना, इनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। ये री बड़े वाला री है, छोटे वाला नहीं है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाला री स्वर ह्रस्व स्वर है, वो आगे चल के इस तरह से बड़ा है, ये छोटा होता है, ये आगे करके ऐसे और हो जाता है। और ह्रस्व स्वर है जो केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। ये जो संस्कृत के री और लरी है इनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता, ये बड़ा री है। एक होता है छोटा री, हिंदी में जो प्रयोग करते हैं वो छोटा री है, लेकिन हिंदी में भी वो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से वैसे के वैसे ले लिए गए हैं। शब्द जो होते हैं जैसे तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशज होता है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से वैसे के वैसे ही हिंदी ने ग्रहण कर लिए, वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द जो हिंदी ने बना लिए, स्वयं कहने का मतलब संस्कृत से लिए थे लेकिन वो लंबे समय से प्रयोग में आने के कारण परिवर्तन हो गए, वो तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है ना। और देशज शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द है, विदेशी शब्द जो विदेशों से लिए गए। कुछ वर्ण केवल तत्सम शब्दों में आते हैं, कुछ शब्द वर्ण केवल तत्सम शब्दों में आते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो है री, अणे और श। री, अणे और श ये हमेशा तत्सम शब्दों में आते हैं, जैसे ऋतु, ऋषि, पुरुष, गण, रामायण, ठीक है ना। कुछ वर्ण केवल तत्सम शब्दों में ही आते हैं। ड, औ और यह भी केवल संस्कृत शब्दों में आते हैं। अणे, ठीक है ना, ये अणे जो है, अणे जो पंचम वर्ण है वो, और ये भी केवल संस्कृत में आते हैं, ठीक है ना।
ये है अंक। अंक में अड़े अणे जो अणे अणे बोलते हैं, कै पूरा है। कहने का मतलब ये, इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे ये कै नीचे आता है, इसके ये नीचे आता है। तो इसको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि कै आधा है, लेकिन ये कै आधा नहीं है, कै तो इसमें पूरा है और ये जो अड़ने हैं अणे ये आधा है। ठीक है ना, इसका उच्चारण थोड़ा सा समस्या है मेरे। उच्छ्वास, उच्छ्वास में अब उच्छ्वास देखते हैं। ठीक है ना, उच्छ्वास देख के तो हमें ऐसा लग रहा है कि च आधा है। उच्छ्वास लिखा हुआ ये दिख रहा है आधा है, लेकिन च आधा नहीं है, इसमें छ आधा है और च पूरा है। प्रहलाद जो होता है, प्रहलाद में है आधा होता है, ल पूरा होता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रहलाद को हम ऐसे लिख लेते हैं, ये है के नीचे ल लग जाता है। ठीक है ना, सही नहीं दिख रहा तो और सही से लिख देता हूं। अब हमें लग रहा है कि है पूरा ल आधा नहीं, ये है आधा है और ल पूरा है। ठीक है ना। चिन्ह में, अब चिन्ह हम देखते हैं तो ये देखो ऐसे चिन्ह हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। चिन्ह जो लिखते हैं है और है के नीचे न, चिन्ह ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें हमें लगता है कि है पूरा है, न आधा नहीं, ये होता है आधा होता है। ये ऐसे लिखा जाएगा, ची है आधा और न, इसमें क्या है, न पूरा है। द्वित्व या संयुक्त व्यंजन, द्वित्व या संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, एक जैसे व्यंजनों के मेल को द्वित्व कहते हैं। जैसे गन्ना, पक्का, बच्चा, हिंदी में इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है, द्वित्व और संयुक्त वर्ण। ठीक है ना, इस प्रकार के जो होते हैं वो द्वित्व कहलाते हैं। जैसे गन्ना, पक्का, एक जैसे वर्ण जो डबल हो जाते हैं। बलाघात या स्वराघात, बलाघात या स्वराघात, बोलते समय किसी अक्षर के उच्चारण पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात अक्षर के स्वर पर होता है, इसलिए इसे स्वराघात भी कहते हैं। ठीक है ना। अनुतान, अनुतान क्या होता है, ये कुछ शब्द है जो रागो उसमें क्या बोलते हैं, ये कामता प्रसाद या भोलाना तिवारी में होंगे, मैंने आपके लिए निकाल दिए। अनुतान, बोलने में जो सुर का उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह होता है उसे अनुतान कहा जाता है। शब्द और वाक्य दोनों स्तर पर अनुतान का महत्व है। ये अपनी किताब है, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। वरिष्ठ अध्यापक वालों के लिए अभी भी 1.5 महीना है, 1.5 महीने में इसमें पढ़ सकते हो आप, सारांश दिया हुआ है। ठीक है ना, पूरा पाठ्यक्रम है 8000 के अंदर वरिष्ठ अध्यापक वालों के लिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं व्याकरण करवाने वाला हूँ, 63 771 24 802, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्याकरण का मतलब अभी SI की निकली हुई है, उसकी व्याकरण भी करवाऊंगा, व्याख्याता की भी करवा दूंगा, रीट की भी करवाऊंगा, वरिष्ठ अध्यापक की भी करवाऊंगा। ठीक है ना, इन सभी की पूरी व्याकरण करवाई जाएगी, व्याख्या सहित निःशुल्क करवाई जाएगी। छांट कर बढ़िया से बढ़िया प्रश्न बनाकर, पीछे वर्ण का टेस्ट ले चुका हूँ, देख लेना चाहिए। व्याख्या सहित टेस्ट करवाए जाएंगे। गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी करवा दिए जाएंगे। अपनी 10,000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की किताब तैयार हो रही है, वो सिर्फ व्याकरण के ही है, वो सारी की सारी आपको करवा दी जाएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।